नमस्ते दोस्तों। आज आप सुनने जा रहे हैं सूर्य बालाजी की लिखी हुई कहानी विजयनी। सूर्य बालाजी हम सभी की पसंदीदा लेखिकाओं में से एक हैं। शुरू करते हैं उनकी कहानी विजयनी। बातचीत आंगन में हो रही थी ना, इसीलिए जाहिर था कि आवाज आंगन के चारों तरफ बने हर कमरे में पहुंचती और किसी न किसी कमरे में वह होती ही है। सचमुच वह रसोई से चाय की ट्रे लिए पहुंच गई थी। बुआ जी, वैसे ही सहज लहजे में कहे जा रही थी। कहो तो मैं ले जाकर दिखा दूं। वह मेरे बड़े वाले दामाद के साले हैं ना, यहाँ के बड़े अस्पताल में। हाँ हाँ, यह तो बहुत अच्छा हो। लो, बहू भी आ गई। इससे पूछ लो। क्या चीज बुआ जी? उसने पूरी तरह अनजान लहजे में पूछा था। अरे अब शरद बड़ा हो गया, घर में एक छोटा मुन्ना आना चाहिए ना। बुआ जी ने बड़े वत्सल मुख से घिसा पिटा जुमला दोहरा दिया। उसने बड़ी सावधानी से एक हल्की नजर माँ जी पर डाली थी। बाप रे, मेरे ये 3 बच्चे ही बहुत हैं बुआ जी। मुझे नहीं जाना किसी डॉक्टर वॉक्टर के पास। आप भी बुआ जी? क्या? बुआ जी का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया था और वह भरपूर विजयी दृष्टि माँ जी पर डालती ट्रे उठाकर रसोई में वापस चली गई थी। जीत जीत, शायद जीत या विध्वंस, तहस नहस, ये आवाजें, हाहाकार। एक दो दिन बाद विमल किशोर ने बड़ी रूढ़ भद्रता और सहानुभूति के साथ पूछा था। तुम कहो तो तुम्हें किसी डॉक्टर के पास ले चलूं? मतलब? आवाज सचमुच आंगन के हर कमरे में पहुंच गई थी। तुम कहो तो? उसे लगा था एक ज्वाला सिर से पांव तक लहक जाने के बाद ठंडी, वैसे ही ठंडी लुश बर्फ की तरह उसे अंदर से खरोच रही थी। उसे खरोच से उबर कर सहज होने में थोड़ा समय लगा था। क्यों? क्योंकि तुम्हें भी तो बच्चे। विमल किशोर का वाक्य लटपटा गया था। तो आप क्या समझते हैं, शरद, बसंत और स्नेहल मेरे बच्चे नहीं हैं? आश्चर्य! कितनी सहजता से हंस गई थी वह। विमल किशोर के चेहरे पर फैली हुई वह राहत कभी भूल नहीं पाई वह आज तक। राहत, बेटी बेटों, पत्नी प्रिया प्रेमिका और अंत में एक संरक्षिका से मिली सुरक्षा की राहत। विजय का एक नया कीर्तिमान। उन्मादिनी सी मुस्कुरा पड़ी थी वह। मम्मी, मुझे मेरी पॉलिस्टर वाली शर्ट अभी निकाल कर दो। पापा के साथ होटल वाले का एडवांस देने जाना है। शरद ने यूं ही आदत के मुताबिक उसकी कमर पर हल्के हल्के 2 मुक्के जड़े थे, लेकिन मिसरानी को देने के लिए जांती के अंदर जाता उसका हाथ हिला था और काफी सारा आटा फर्श पर बिखर गया था। इसके पहले वह शरद को समझा चुकी थी कि होटल वाले को एडवांस देने जाने के लिए पॉलिस्टर वाली नई शर्ट निकालने की जरूरत नहीं है। पर शरद जिद पर अड़ा मिन मिन किए जा रहा था। फर्श पर बिखरा आटा देख दिल तो यही किया था कि दाएं हाथ के आटे से भरी हथेली से लगाए एक भरपूर थप्पड़ कि 50 दफे कह दिया है कि हाथ खाली नहीं। पॉलिस्टर की नई बुशर्ट नहीं पहनकर जाएगा तो होटल वाला एडवांस लौटा देगा क्या? पर जिद बन गई तो बन गई। लेकिन वह जानती है, आटा निकलवाती मिसरानी, चाय सुड़कती वृंदा चाची जी और सब्जी काटती तीनों बुआओं, सबकी आंखों में एक जबरदस्त सस्पेंस है कि देखें अब क्या होगा। उसका हाथ आटा झाड़ते हुए धीरे धीरे नीचे अपनी औकात में आ गया और मुस्कुराते हुए वह मिसरानी से बोली थी, तुम तब तक अंदाजो, मैं जरा इस नटखट की नई बुशर्ट निकालती आऊं। गुप्तचरी करती आंखों में एक हुगस भरी हूक उठी थी, लेकिन मुंह से तो वाहवाही ही निकली। खैर, वाहवाही ऐसे भी कहते सुनते कि मुंह से निकल रही थी। नीम अंधेरे नहाने धोने के बाद जो बड़ी बहू चकर घिन्नी से उठती है, तो सुबह 7 बजे की चाय से लेकर सारे दिन आटे चावल सब्जी से लेकर शामियाने क्रॉकरी तक का हिसाब किताब करती, रात के खाने तक रहे मेहमानों को पूछ पूछ कर खिलाती, बीच बीच में चाबी के गुच्छे खनखनाती, कभी माँ जी का बटुआ, कभी विमल किशोर के सिल्क का कुर्ता, कभी श्यामल का सूट तक निकालने देने का काम चलता रहता। लेकिन सस्पेंस वाली स्थितियां तब भी आती जब बसंत का एक मोजा नहीं मिल रहा होता और उसे गीता के बीच उठकर आना होता था। फिर 4 घंटे पहले मालूम होता कि स्नेहल की मैक्सी में टाँके जाने वाली लेस मंजू से खो गई है, जिसे मंजू ने बड़ी ठसक से कहा था, अरे मैं टाँक दूंगी भाभी, आप फिक्र ना कीजिए। अब कहने का फर्ज तो यही बनता है
कि टाँगती ना सही, लेस तो कहीं याद से रखी होती। अब उसी एक लेस के लिए पूरे 3 रुपए रिक्शे के देकर जरी टोला जाना और टाँकने की मेहनत अलग से। लेकिन कहा तो सिर्फ यही था, चौबारे की देवी प्रतिमा की तरह मुस्कुराते हुए। अरे तो क्या हुआ? तुम कौन सी बड़ी दादी अम्मा हो गई हो? रहने दो, मैं टाँग देती हूँ। जाओ, तुम मेहंदी लगवाओ। मीना को अपने सबसे छोटे वाले पिनपिने बच्चे को थपकी देते हुए ही सब कुछ सूझता है। इस समय भी उसे अचानक इल्हाम हुआ। अरे बड़ी भाभी, सुनिए, गजरे मंगाना तो आप भूल ही गईं। अब सबूत तो वह मांग नहीं सकती कि क्या सबूत है कि मैं ही भूल गई, आप लोग नहीं। लेकिन उसे आश्चर्य भी हुआ। गजरे? हाँ हाँ, शाम को श्यामल भैया छोटी मामी को विदा करा के उतरेंगे ना, तो नई दुल्हन के लिए गजरे चाहिए ना, उनके स्वागत के लिए। नहीं, भूलने की बात नहीं, मैं समझी थी यहाँ नहीं होता। अरे, होता क्यों नहीं? हमने बड़ी मामी को भी पहनाए थे, वो पहले वाली को। हाँ हाँ, मंगवाए देती हूँ। सचमुच मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा किया, याद दिला दिया। हाँ, अच्छा करती हो, याद दिला दिया करती हो, यह कहना शायद ज्यादा ठीक हो। और शाम को उसने याद करके ढेर सारे फूलों की लड़ियां मंगवा ली। जरूर पहले वाली की पलंग पर लगाई गई होंगी। उसने खुद ही ढेर सारे सवाल इकट्ठे कर खुद ही उसके जवाब देने लेने शुरू कर दिए थे। हाँ, नई बहू के उतरने पर गोद में कोई बच्चा देना चाहिए। जरूर होता होगा यहाँ। हाँ, उसकी बार लोग भूल गए होंगे। और फिर उसके जो दो दो बेटे पहले से ही घर में मौजूद थे। नई बहू के उतरने पर गजरे पहना दिए जाते हैं और गोद में बच्चा दिया जाता है। कमरे में बिठाकर हम उम्र नंदों लड़कियों के साथ हंसी ठिठोली और छेड़खानी की जाती है। उसकी बार लोग भूल गए होंगे। मीना की तो शादी भी हो गई थी, काफी नई नवेली ही थी। शायद पहला बच्चा पेट में था, भूल ही गई होगी और क्या। अंदर चलती घमासानों की सारी भूल सुधारने के बाद रात 1 डेढ़ बजे कहीं किसी बुआ चाची की रजाई में दुबक कर सो गई थी। नींद आखिर कब तक न आती। शादी के चौथे दिन ही माँ जी के माथे पर सलवटें उभर आईं। नई बहू तो सिर पर आंचल भी नहीं धरती। रिश्तेदार चले गए तो क्या, घर के बड़े बूढ़े तो हैं ना। उसे तुम ही सिखाओ बड़ी बहू। वह गौरवान्वित होती हुई हंसी थी। अभी छोटी है माँ जी, धीरे धीरे बता दिया जाएगा। अरे, बताया क्या जाएगा? यह सब तो पहले से ही मायके की बहन मामी को समझाकर भेजना चाहिए था। मंजू, तू उसे समझाकर कह दे, हमारे यहाँ से बड़े बूढ़ों का लिहाज और पर्दा अभी उठ नहीं गया है। मैं क्या समझाऊं? वह कहती है उन्होंने कभी देखा ही नहीं। अरे, देखा कैसे नहीं? माँ जी गुस्से से भभक पड़ी। और कहीं नहीं तो सिनेमा में तो देखा होगा। मीना, तू समझा दे। ना बाबा, मुझे तो 2 दिन में जाना है, मैं क्यों बुरी बनूं? तुम्हारा घर, तुम ही लोग जानो। अपनी बात को सही साबित करती मीना तीसरे दिन चली गई थी। खाने के समय मंजू बोली, नई भाभी नहीं आती, कहती हैं उन्हें नहीं खाना। नहीं खाना? माँ जी आसमान से गिरी और पूरी तरह भभक पड़ी। मतलब? मतलब मैं क्या जानूं? मंजू झल्लाई। श्यामल भैया में और उनमें सुबह से ही चल रही है कुछ। जो कहा तुमसे कह दिया। वाह भाई वाह, 2 दिन पहले आई बहू की ये मजाल। जा उससे कह दे मैं बुलाती हूँ। लेकिन मंजू को जाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके पहले ही श्यामल की कड़कदार आवाज कमरे में गूंजी। गेट आउट! जैसे बिजली सी फट पड़ी हो सबके ऊपर। एक झनाके में सबके सब आंगन में। गुस्से से बलबलाती मांझी तक सन्न रह गईं। होश आया तो सारे डायलॉग बदल गए। बहू को जो कुछ कहना था, सीन बदल जाने से श्यामल को कहना शुरू किया। अरे अरे, क्या बोल रहा है? बड़े बूढ़ों के सामने ऐसे भी इस घर में किसी की मजाल हुई है कभी, कि नई आई बहू के सामने? गुस्से से पैर पटकता श्यामल चीख उठा। मजाल किसी बहू की भी पड़ी थी ऐसी कभी? इसकी जबान नहीं सुनी तुमने? और होंठ चबाता हुआ बाहर चला गया। बहू! माँ जी की सधी आवाज में पुकारते ही अंदर से हिलक हिलक कर रोती सी आकर बहू उनसे लिपट गई और मम्मी मम्मी कहकर रोने लगी। माँ जी के सामने सिवा चुप कराने के कोई चारा भी न था। सत्या फटी फटी आंखों से देखे जा रही थी। कोई बहू माँ जी से ऐसे लिपट लिपट कर रो भी सकती है?
चलो चलो, इसे खाना तो बड़ी बहू। मंजू, इसका मुंह धुला दो। खाना खा लिया तो स्नेहल बसंत से कहा गया कि जाकर उसके साथ ताश और लूडो खेलो, मन बहलेगा उसका। अरे, कलंक का भी तो डर है, पहली बार आई है, मायके जाकर क्या जाने क्या लगाए। थोड़ी देर बाद माँ जी ने जाकर झांका तो सारा कांड भूल, सिर उघाड़े, पल्ला कमर में खोसे हंसती हुई लूडो का डाइस खनखनाए जा रही थी। बसंत चीख रहा था, बाप रे आंटी, कितनी चीटिंग करती हैं आप। वाह रे अरबल, माँ जी झुंझुनाई थी। फिर आवाज दी थी, स्नेहल, बसंत, चलो अब चाची को सोने दो। ए बसंत, जाते समय दरवाजा पूरा बंद कर दे। नहीं, मैं अंदर से सिटकनी चढ़ा लेती हूँ, तुम्हारे श्यामल चाचा को कमरे में नहीं घुसना है। उफ, हद हो गई, अब तो लगाम कसनी ही होगी। तीसरे दिन से ही समझाया जाना शुरू हो गया, देखो, सिर उघाड़ कर नहीं रहते, समझी। लेकिन वह सिर झुकाकर सुनने के बजाय माँ जी से ही ठुनक कर बोली, मैं क्या करूं मम्मी जी, मुझसे सिर पर पल्लू संभलता ही नहीं। कैसे नहीं संभलेगा, बहू हो ना। बहू, बाप रे मम्मी जी, बहू सुनने से ही मेरा दम घुटने लगता है। सुनिए, मैं तो बहू हूं ही नहीं, आप मुझे बेटी बनाकर क्यों नहीं रख लेती। माँ जी का उफ बोलता मुंह पुनः सनाके में आ गया। ऐसी किसी डायलॉग की उम्मीद ही नहीं थी, क्या जवाब दें। लेकिन उन्हें जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उससे पहले ही, बोलिए ना मम्मी जी, देखिए, आप बेटी और बहू में, यानी आप मंजू दीदी में और मुझ में फर्क करेंगी क्या। नहीं ना। माँ जी अजीब पशुपेश की हालत में खड़ी थी, कुछ न सूझा तो किसी तरह बोली, पुरानी रीति है बेटा, नहीं तो फर्क की क्या बात है। रीति बीती नहीं मम्मी जी, बस मैं तो ऐसे ही रहूंगी। और माँ जी को एक जोरदार बलैया ले ली। मंजू दूर खड़ी खिलखिलाकर हंस पड़ी। माँ जी संकोच से उसे हल्के से हटाते हुए, अच्छा अच्छा, जरा सिर पर आंचल डाल लिया करो, जाने कौन आ जाए। लीजिए, डाले लेती हूँ, बस ना। शायद समूचे कथोपकथन बैठक खाने तक पहुंच गए थे। वहीं से मुस्कुराते हुए दरवाजे के पास जाकर विमल किशोर ने पूछा था, क्या भाई शरद, आइसक्रीम खानी है क्या। आइसक्रीम। शरद से पहले नई बहू ही उछल पड़ी थी, जरूर जरूर बड़े भैया। विमल किशोर भौचक्का देखते रह गए, फिर जल्दी से मुस्कुराए, हाँ हाँ जरूर। बसंत, 8 आइसक्रीम लेते आओ। 8? माँ जी ने हैरानी से देखा, 8 किसके लिए, मैं थोड़ी खाऊंगी। फिर से इसके पहले कि विमल किशोर कुछ बोलते, नई बहू ही चहकी, वाह, क्यों नहीं खाएंगी मम्मी जी आप। नहीं बड़े भैया, आप 8 ही मंगवाइए, देखे कैसे नहीं खाती मम्मी जी, मैं खिलाऊंगी ना इन्हें। आइसक्रीम आ गई, सबके साथ साथ एक आइसक्रीम सत्या को भी पकड़ा दी बसंत ने। सत्या न हाँ कह सकी न ना, काठ की तरह आंचल में आइसक्रीम थामे बैठी रही। आज तक उसने कभी सबके सामने इस तरह खाया ही नहीं था। सबका ध्यान इस तरफ नई बहू और माँ जी की आइसक्रीम पर था। माँ जी ना ना करती जाती, नई बहू हंसती हुई उनके मुंह से लगाती जाती। विमल किशोर से शरद तक सब मजा ले रहे थे। सत्या ने धीमे से हाथ में पकड़ी आइसक्रीम गर्दन झुकाकर धीमे से मुंह में लगाई, पर उससे खाई न गई। सब आंगन में चल रहे शगल में मशगूल थे। सत्या चुपचाप सबकी नजर बचाकर कमरे में आ गई। आइसक्रीम का एक जोरदार कश खींचा और हिलक कर रो पड़ी। अभी आप सुन रहे थे सूर्य बालाजी की लिखी हुई कहानी विजयिनी। आपको ये कहानी और इसका वाचन कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।